हिंद। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 की, यानी मौलिक अधिकारों के क्रम में आज हम जिस मौलिक अधिकार की चर्चा करेंगे उसका नाम है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में शिक्षा एवं संस्कृति का मौलिक अधिकार दिया गया है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है, इसका जो मूल उद्देश्य है वह भारत की विविधता, संस्कृति और शिक्षा की जो विरासत है उसको बचाए रखना, बनाए रखना, चाहे वह भाषा, लिपि और शिक्षा की व्यवस्था को, चाहे भले ही वह अल्पसंख्यक ही क्यों न हो, यानी अल्पसंख्यकों की भाषा, धर्म और लिपि को संरक्षित करना, सुरक्षित करना और बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, जिनका वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में है, जिस मौलिक अधिकार का नाम है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आइए इन 29 और 30 में दिए गए इन अधिकारों का विस्तृत चर्चा करने से पहले 1 मिनट ब्लैक बोर्ड पर फिर लेक्चर विस्तार से। आइए, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 30 में इनका वर्णन है। इसका मूल उद्देश्य भारत की विविधता की रक्षा करना और धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने व बढ़ावा देने की स्वतंत्रता देना है। इस राइट्स का ये मूल उद्देश्य है। इसका अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इसमें 29 क में यानी 29(1) में भाषा और संस्कृति को बनाए रखने की बात है और अनुच्छेद 29 ख में या 29(2) में भेदभाव पर रोक यानी प्रवेश में भेदभाव पर रोक की व्यवस्था है। अनुच्छेद 30 में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। कहने का तात्पर्य अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और प्रशासन की जिम्मेदारी ये है माइनॉरिटीज़ के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। इस 30 के क में यानी 30(1) में संस्थानों की स्थापना की बात की गई है और 30 ख में यानी 30(2) में सरकारी सहायता में समानता की यानी किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध बताया गया है। इसका महत्व हम बाद में चर्चा करेंगे। आइए पहले इन 2 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 29 की चर्चा करेंगे, आर्टिकल 29। इस आर्टिकल 29 में जो बातें दी गई हैं वह मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के, ध्यान से देखना, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के, माइनॉरिटीज़ के हितों का संरक्षण करना इस आर्टिकल 29 में दिया गया है कि कोई भी धार्मिक और भाषा के आधार पर, ध्यान रखना, अब संविधान में ये जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात की गई है, इसमें किसी जाति की बात नहीं की गई है। ध्यान रखना, इसमें भाषा और धर्म के आधार पर जिनकी संख्या कम है उनके संरक्षण की, उनको बढ़ावा देने की बात की गई है। वो अपने धर्म को, अपनी भाषा को, अपनी लिपि को
संरक्षित कर सकते हैं, ऐसा अधिकार उन्हें संविधान का अनुच्छेद 29 देता है। क्यों देता है इसकी भी बात करेंगे। जैसे कोई भी भाषाई आधार पर, धर्म के आधार पर अगर उसकी संख्या कम है तो वो क्या कर सकता है, अपने भाषा, अपने धर्म और अपने लिपि को बचाने का, बढ़ाने का और बढ़ाए रखने का प्रयास कर सकता है। वो ये कैसे कर सकता है, चाहे तो वह शिक्षण संस्थानों को खोलकर भी इसको बढ़ावा दे सकता है, बचा सकता है, बढ़ा सकता है। वो कनेक्ट करेंगे हम अनुच्छेद 30 से। लेकिन अभी 29 पे देखिए, 29A में जो पहली बात है वो पहली बात है भाषा संस्कृति को बनाए रखना, भाषा और संस्कृति को बनाए रखना। अब इस बात पे आप आइए, इस बात को स्पष्ट कीजिए कि आखिरकार 29A क्या कहता है, 29(1) क्या कहता है। तो कोर्ट ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यक का कोई ठीक अर्थ संविधान में नहीं दिया गया। तो फिर अल्पसंख्यक माना किसको जाएगा, तो उसके लिए दो बातें बताई गई, एक भाषा के आधार पर और एक धर्म के आधार पर। यानी कहने का मतलब जिस धर्म, क्योंकि हमारा भारत आपको पता है डाइवर्सिटी का लैंड है, विविधता का देश है। यहाँ हर भाषा, हर धर्म, हर जाति, हर मजहब, हर पंथ के लोग निवास करते हैं। तो उन स्थितियों को, विविधता को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भाई जिस भाषा और धर्म के ज़्यादा लोग हैं उन्हें तो बचाने की ज़रूरत है नहीं, वो बहुसंख्यक है। तो जिन भाषा और धर्म के लोग कम हैं उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए कि कहीं इनकी भाषा और इनका धर्म विलुप्त न हो जाए। वो अपनी भाषा और धर्म को बचाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने 29(1) में, संविधान के अनुच्छेद 29(1) में ये बिल्कुल स्पष्ट किया है, कोई भ्रम में न रहे कि अल्पसंख्यक शब्द से यहाँ पर किसी जाति विशेष के लिए या किसी विशेष जाति के लिए ये व्यवस्था की गई है, ऐसा कतई नहीं है। 29(1) में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि नागरिकों, नीचे देखो 29(1) में नागरिकों के किसी भी वर्ग को शिक्षा एवं संस्कृति को बचाने का अधिकार है, बनाए रखने का अधिकार है, उसे बढ़ाए रखने का अधिकार है। तो इस बात से क्लियर कर ले, सुप्रीम कोर्ट ने 29(1) में, आर्टिकल 29(1) में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत के नागरिकों को अपने धर्म, अपनी शिक्षा और अपनी लिपि को बचाए रखना, बनाए रखना और उसे बढ़ाने का पूरा मौलिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है। तो इस बात से आप ये जान जाएं, ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, ये भारत के उन समस्त नागरिकों के लिए 29(1) ये अधिकार देता है। भारत के समस्त नागरिकों को, समस्त धर्म, भाषा, लिपि मानने वाले नागरिकों को ये अधिकार देता है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो यानी कम संख्या वाले हों, चाहे अधिक संख्या वाले हों। तो ये 29(1) सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि इसके तहत भारत के नागरिकों को, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, उसे अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपनी लिपि को बचाने का पूरा अधिकार है, बढ़ाने का पूरा अधिकार है। ध्यान रखना। तो इसलिए इस गलत फहमी में मत रहना कि संविधान में किसी जाति विशेष के लिए ये अधिकार दिया गया, नहीं, ये भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी शिक्षा, उसकी संस्कृति, उसकी लिपि
को बचाए, बनाए और बढ़ाए रखने का अधिकार देता है, आंदोलन करने का अधिकार देता है, अपने उस भाषा के बढ़ावा के लिए उस भाषा में अपने बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार है, यानी प्रचार प्रसार भी करने का अधिकार है। तो एकदम क्लियर कट जानना कि इसमें अल्पसंख्यक शब्द से किसी जाति विशेष पे मत जाना। 29(1) में सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि ये नागरिकों के किसी भी वर्ग के लिए ये अधिकार है। क्लियर। अब 29(2) में आइए। 29(2) में ये बात लिखी गई है कि भाषा धर्म, समझिए बात को, 29(2) में समानता की बात की गई है। किसी भी प्रकार के भेदभाव पर प्रवेश में रोक, यानी कोई भी शिक्षण संस्थान होगा, चाहे वह माइनॉरिटी का हो चाहे वह बहुसंख्यक वर्ग का हो, देश में किसी भी शिक्षण संस्थानों में भाषा, धर्म, लिपि, लिंग आदि के आधार पर किसी को प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। समझिए बात को। भेदभाव 29(2) ये कहता है कि भेदभाव पर रोक होगा। किस तरह के भेदभाव पर? एडमिशन में, प्रवेश में। कोई भी शिक्षण संस्थाएं, चाहे वह माइनॉरिटी अल्पसंख्यक वर्ग की हों, क्रिश्चियन की हों, ईसाई की हों, समझिए बात को, जैन की हों, पारसी की हों, मुस्लिम की हों या बहुसंख्यक वर्ग की हों, जो भी संस्थाएं हैं वह राज्य सरकार के नियमों के तहत चल रही हैं, तो उनमें किसी भी व्यक्ति को भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, सामाजिक स्तर के आधार पर किसी को भी कभी भी प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। जो भी पढ़ना चाहे वो उसको एडमिशन देना पड़ेगा। तो इस बात से क्लियर हो जाओ। 29(2) ये स्पष्ट कहता है। संविधान का अनुच्छेद 29 में 2 यानी 29(b) या 29(ख) भी कह सकते हैं। 29(2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिपि के आधार पर या लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर या उसके सामाजिक स्तर के आधार पर किसी को भी प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। सबको समानता का जो अवसर है उसको पालन करते हुए सबको प्रवेश का समान मौका दिया जाएगा। ये कहता है संविधान का अनुच्छेद 29 का ख, 29 का 2 या 29 का b, कुछ ही कह लें। तो इस तरह से 29 अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। इनमें पहला है भाषा, संस्कृति एवं लिपि का संरक्षण। ये सबके लिए समान रूप से है, ध्यान रखना। और वही 29(2) भी प्रवेश में, एडमिशन में समान रूप से अधिकार देता है। किसी को भी किसी भी संस्थानों में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। अब आइए हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 30 की। हाँ, इस अनुच्छेद 30 में पर्टिकुलर अल्पसंख्यकों की बात की गई है। अब ये अल्पसंख्यक हैं कौन, इसे जान लो। वैसे तो अल्पसंख्यक होने का जो आधार था वह भाषा और धर्म था, यानी जो किसी धर्म को कम मानने वाले हों, किसी भाषा को कम बोलने वाले हों, तो वह वहाँ पे अल्पसंख्यक माने जाएंगे। पहले केंद्र स्तर पर देखा जाता था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये चीज़ें स्टेट स्तर पे भी, राज्य स्तर पर भी देखी जा सकती हैं। कहने का तात्पर्य, जैसे ओवरऑल इंडिया में देखेंगे तो हिंदू बहुसंख्यक है,
लेकिन कुछ ऐसे स्टेट भी हैं हमारे देश के अंदर जिनमें हिंदू की संख्या मुस्लिमों की संख्या की अपेक्षा काफ़ी कम है, तो वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है। या धर्म और भाषा को मानने वाले देख लो, जैसे नागालैंड को ले लो। नागालैंड में जो हिंदू है वह अल्पसंख्यक है, तो वहाँ पर नागालैंड में हिंदुओं को माइनॉरिटीज़ के अधिकार प्राप्त हैं। जैसे महाराष्ट्र को ले लो, महाराष्ट्र में भाषाई आधार पर मराठी को मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो मराठी वहाँ पे बहुसंख्यक हो गए और अन्य भाषा को मानने वाले लोग माइनॉरिटीज़ हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। देखिए कैसे क्लेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया गया है उनमें 6 प्रमुख वर्ग हैं जिन्हें माइनॉरिटीज़ का दर्जा प्राप्त है। ये 6 वर्ग कौन कौन से हैं, इनके नाम आप जान लें। पहले सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, बौद्ध, बाद में जैनियों को भी शामिल कर लिया गया। तो इस तरह से सिख, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, एक जैन हो गए, एक ईसाई। यानी फिर से सुन लें, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है उन जातियों के नाम आप सुन लें। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन। हमने ब्लैक बोर्ड पर भी इस चीज़ को लिख रखा है, एक बार ध्यान दें। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, ये 6 समुदायों को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पे अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। हम इसकी बात क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अब जो अनुच्छेद 30 है वह इस बात पे जोर देता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और उसके प्रबंधन यानी प्रशासन का अधिकार देता है। तो अब आप समझ जाएं, इन 6 जो राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन हैं, इन्हें अपने अनुसार शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार संविधान देता है। ये इनका मौलिक अधिकार है। ये अपने अनुसार शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करके अपने धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये इनका मौलिक अधिकार है। अब देखिए, हमने जब उस समय बात की थी कि यहाँ से कैसे कनेक्ट है, देखिए भाषा संस्कृति को बनाए रखने के लिए 29(1) में जो बात कही गई, इसको किस तरह से वो बचा सकते हैं, बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। भाई वो स्कूल खोल लें, कॉलेज खोल लें और अपने बच्चों को अपने धर्म की, लिपि की, अपने भाषा की शिक्षा दें। तो इसके तहत 29(1) इधर 30(1) से काफ़ी कनेक्ट है। इसको बढ़ावा देने के लिए माइनॉरिटीज़ को, अल्पसंख्यकों को यहाँ पर संस्थान खोलने की, स्थापना करने की पूरी इनको छूट है, सुविधा है। तो जो ये संस्थान स्थापित करते हैं, इसमें ये अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा, अपनी भाषा की शिक्षा और अपनी लिपि की शिक्षा दे सकते हैं। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की है लैटिन। इस तरह से जो माइनॉरिटीज़ हैं वो माइनॉरिटीज़ अपने भाषा, धर्म और लिपि की भी शिक्षा अन्य पाठ्यक्रमों के साथ साथ ये दे सकते हैं। ये इनको स्पेशल सुविधा है, ध्यान रखना इस बात को। शिक्षण संस्थान खोल लें और उसके मैनेजमेंट की, उसके प्रशासन की, उसमें नियम बनाने की जिम्मेदारी का अधिकार इन्हें दिया गया है। किसको? माइनॉरिटीज़ को
आप जगह जगह माइनॉरिटीज़ को स्कूल देखते होंगे, जहाँ माइनॉरिटीज़ में चाहे ईसाइयों का हो, पारसी का हो, बौद्ध का हो, जैन का हो, मुस्लिम का हो, बौद्ध का हो, इनकी जो शिक्षण संस्थाएं हैं इन्हें हम माइनॉरिटीज़ की संस्थाएं बोलते हैं, अल्पसंख्यक संस्थान बोलते हैं, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान बोलते हैं। ये उन संस्थाओं में अन्य पाठ्यक्रमों के अनुसार अपने पाठ्यक्रमों के साथ साथ अपने भाषा, धर्म और लिपि को बचाए, बनाए और बढ़ाए रखने के लिए इन्हें ये छूट है कि साथ के साथ अपनी भाषाई, धर्म और लिपि की भी शिक्षा अपने बच्चों को अपने शिक्षण संस्थानों में दे सकते हैं। इसका मूल उद्देश्य है इनके जो भाषा है, धर्म है, लिपि है, इनकी शिक्षा को बचाए रखना, संरक्षित करना, ये मूल उद्देश्य है। इससे अधिक कुछ भी नहीं। इसके साथ साथ हम बताएंगे आपसे इन्हें केवल और केवल शिक्षण संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है, कुप्रबंधन की जिम्मेदारी अलाउ नहीं है। कोई भी संविधान से ऊपर नहीं, कोई भी देश से ऊपर नहीं। ये नहीं कि इन्हें जिम्मेदारी दे दी गई, या शिक्षण संस्थान खोल लो, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई और आप मनमानी करने लगो, कतई नहीं कर सकते। इस पे भी हम अभी बात करेंगे कि ये कितने तरह के शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं माइनॉरिटी वाले। तो अभी हम बात कर रहे हैं 30(1) के तहत, 30(1) के तहत, 30(a) के तहत, 30(क) के तहत, कुछ ही बोल लो आप। अनुच्छेद आर्टिकल 31, आर्टिकल 30(a), आर्टिकल 30(क), कुछ ही कह सकते हैं। इसके अनुसार इन्हें अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का पूरा अधिकार है, जिसमें ये अपनी भाषाएं, संस्कृति और लिपि की भी शिक्षा अपने बच्चों को दे सकते हैं, ताकि इन्हें इनके धर्म, भाषा और लिपि को, क्योंकि इनके बोलने वाले कम हैं, इनके मानने वाले कम हैं, इसको पढ़ने वाले कम हैं, तो कम से कम ये अपने बच्चों को तो अपनी उस मूल शिक्षा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए ये अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा अपने शिक्षण संस्थानों में दे सकते हैं। केवल ये उद्देश्य है, ठीक है। अब 30(ख) में आइए। 30(ख) आर्टिकल 30(b), आर्टिकल 32 में कह सकते हैं, या आर्टिकल 30(c), आर्टिकल 30(b), 30(b), 30(ख) कहिए या 32 कहिए, ठीक है। इसमें इनको क्या है, इनके साथ किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। आप समझिए, जैसे जो माइनॉरिटी की संस्थाएं हैं, राज्य सरकारें अगर अनुदान देती हैं, रुपए पैसे की सहायता अगर किसी अपने ही स्टेट में किसी अन्य शिक्षण संस्थानों को देती हैं, तो इन माइनॉरिटी के संस्थाओं को भी वो संस्थाएं जो राज्य सरकार से मान्यता भी प्राप्त हैं और जिनको सहायता भी प्राप्त है, हम तीनों स्कूलों की चर्चा करेंगे, ऐसे माइनॉरिटी के स्कूलों को भी सरकार क्या करेगी, समान रूप से फंड अलॉट करेगी, ग्रांट देगी, अनुदान देगी, सहायता देगी। इस कि ये नहीं कर सकती सरकारें कि अरे ये तो माइनॉरिटीज वाले हैं, इस आधार पे भेदभाव नहीं कर सकती। ये बात संविधान के अनुच्छेद 30(b) में यानी 30(ख) में उल्लिखित है कि जो सरकारी सहायता अन्य सामान्य बहुसंख्यक के शिक्षण संस्थानों को, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को देगी सरकार, वही सहायता माइनॉरिटी के सहायता प्राप्त जो शिक्षण संस्थान हैं उन्हें भी देगी। फिर से समझ जाओ, सरकारी सहायता में समानता, कहने का मतलब अगर राज्य सरकारें किसी भी शिक्षण संस्थानों को सरकारी सहायता देती हैं, वो चाहे वो किसी प्रकार की सहायता हो, चाहे वो अनुदान की सहायता हो, स्कॉलरशिप की सहायता हो, भवन के मद की सहायता हो, विकास फंड की सहायता, कोई भी मद में अगर
किसी अन्य राज्य, अपने राज्य के अंदर किसी अन्य शिक्षण संस्थानों को जो मदद देगी वही मदद सेम टू सेम इन संस्थानों को भी मिलेगी। इनको किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना न करना पड़े। क्यों? क्योंकि ये भाषा, धर्म और लिपि के लिए बनी है, माइनॉरिटी संस्थाएं हैं, तो इसके आधार पर इनके साथ राज्य सरकारें भी क्या कर सकती हैं? भेदभाव नहीं कर सकती। तो दो बातें इसमें थी, शिक्षण संस्थान खोल लें, शिक्षित करें अपने बच्चों को, भाषा के आधार पर अपने भाषा की भी पढ़ाई, धर्म और लिपि की भी पढ़ाई कर सकते हैं, करवा सकते हैं। हाँ, इसके साथ साथ दूसरा जो उपबंध 30B कहता है कि सरकार, राज्य सरकारें जो भी अनुदान आदि किसी अन्य सामान्य बहुसंख्यक संस्थानों को देंगी वही सहायता इन माइनॉरिटीज़ के संस्थानों को भी, सहायता प्राप्त संस्थानों को देना पड़ेगा। इनके साथ धर्म, भाषा, लिपि के लिए अगर ये कोई काम कर रहे हैं तो उनके साथ इसके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसमें भी समान रूप से समानता की ही बात कही है, इनके उत्थान की बात कही है। हाँ, इस उत्थान को अगर कोई अपना पर्सनल मैनेजमेंट समझ के, जैसे जो अधिकार दिया है, अगर कुप्रबंधन करने लगे तो विधि से ऊपर कोई नहीं, कानून से ऊपर कोई नहीं, संविधान से ऊपर कोई नहीं। ये बात हमेशा सबको याद रखनी चाहिए और रखनी पड़ेगी भी। हाँ, अब आइए 29 अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद 30 हो गया। एक बात पे और चर्चा कर लेते हैं। जो ये माइनॉरिटी के संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान हैं, ये स्कूल कॉलेजेज हैं, ये कितने तरह के हो सकते हैं? तो ये 3 तरह के हो सकते हैं। माइनॉरिटी की पहले नंबर की वो संस्था जिसको राज्य सरकार ने मान्यता भी दे रखी है और उसको सहायता भी देती है, यानी उसका वेतन आदि वहाँ के स्टाफ का राज्य सरकार ही देती है और उसको मान्यता भी, यानी मान्यता भी हो और सहायता भी प्राप्त हो, पहले तरह का स्कूल। दूसरी तरह की माइनॉरिटी संस्थाएं ये होती हैं जिसमें सरकार ने, राज्य सरकार ने मान्यता तो दे रखी है लेकिन उसको सहायता प्राप्त नहीं है, मतलब उसके वेतन आदि की जिम्मेदारी सरकार नहीं देखती है, वहाँ का मैनेजमेंट खुद देखता है। पहला हो गया मान्यता भी है, सहायता भी है। दूसरा हो गया मान्यता तो है पर सहायता नहीं है। और तीसरी तरह की जो माइनॉरिटी संस्थाएं हैं वह हैं जिन्हें मान्यता भी नहीं है और सहायता भी नहीं है। वो अपने एज ए प्राइवेट पर्टिकुलर धार्मिक भाषा, लिपि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वो संचालित है। सरकार ने उन्हें मान्यता भी नहीं दे रखी है और सरकार उन्हें सहायता भी नहीं देती। तो अब आइए, जो पहले 2 तरह के शिक्षण संस्थाएं हैं, पहली जो संस्था है जिसको मान्यता भी है और सहायता भी है, दूसरी जो है मान्यता तो है पर सहायता नहीं है। लेकिन ये दोनों जो शिक्षण संस्थान हैं, माइनॉरिटीज के कॉलेज हैं, संस्थान हैं, यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो, छोटे स्तर से बड़े स्तर तक की बात मैं कर रहा हूँ, इन दोनों पर राज्य सरकार के नियम ज्यों की त्यों लागू होंगे जो अन्य शिक्षण संस्थानों पर लागू है। पाठ्यक्रम वही चलाएंगी जो राज्य सरकारों की अनुमति है। अनुशासन के नियम, साफ सफाई की व्यवस्था, पाठ्यक्रम की व्यवस्था और इसमें नियुक्ति की व्यवस्था, यानी जो भी व्यवस्था होगी वो सारी की सारी राज्य सरकार के रेगुलेशन एक्ट के आधार पर होगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के अनुसार होगी। इससे ये परे नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। सारी की सारी नियम, कायदे, कानून स्टेट गवर्नमेंट के ज्यों के त्यों लागू होंगे जो अन्य संस्थाओं पर लागू होते हैं। इसीलिए सामान्य संस्थानों में भी हर धर्म, भाषा, जाति का व्यक्ति पढ़ सकता है, शिक्षा ले सकता है। तो माइनॉरिटीज की भी जो संस्थाएं हैं उसमें हर धर्म, भाषा, जाति, वर्ग, लिंग का व्यक्ति शिक्षा ले सकता है। कोई भी किसी को
प्रवेश से, एडमिशन से रोक नहीं सकता। माइनॉरिटीज में सिर्फ ये है कि वह रिजर्वेशन का बाध्यता नहीं है, जैसे ओबीसी का 27% ऐसे जो रिजर्वेशंस हैं इनकी बाध्यता से केवल छूट है, मनमानी की छूट किसी को भी नहीं है। याद रखना, कोई भी किसी भी संस्थान में जाकर के भारत का प्रत्येक नागरिक जो पढ़ना चाहता है वो किसी भी संस्थाओं में, चाहे वो सामान्य संस्थान है, बहुसंख्यक के संस्थान है, चाहे अल्पसंख्यक के संस्थान है, वहाँ पे वो जा करके अपना एडमिशन ले सकता है, प्रवेश ले सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है। बस इन्हें स्पेशलाइजेशन इस बात का है कि वो अपने धर्म के अनुसार, लिपि के अनुसार, भाषा के अनुसार भी अपने बच्चों को जो पढ़ना चाहता है उसे शिक्षा दे सकती हैं। उसके साथ साथ जो पाठ्यक्रम राज्य सरकार का है वही चलाना पड़ेगा। ध्यान रखना इस बात का। जो तीसरे तरह की संस्थान है जिसको न मान्यता है न सहायता है, वो अपने अनुसार कार्य करते हैं, उन पे राज्य सरकार का नियम कोई लागू नहीं होता, लेकिन विधि के सामान्य नियम कानूनों से वो भी बाहर नहीं हैं। ध्यान रखना, विधि के जो सामान्य कानून होते हैं, जो नियम होते हैं, वो उन पे भी लागू होते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो अनुच्छेद 29 और 30 है, ये भाषा, धर्म, लिपि की जो संरक्षण की बात है, ये भारत के प्रत्येक नागरिक को है, प्रत्येक धार्मिक को है, प्रत्येक भाषा को है, प्रत्येक लिपि को है। इसमें किसी भी प्रकार के अल्पसंख्यक शब्द से जो 29 में है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट कर रखा है कि नागरिकों का कोई भी वर्ग हो वो भाषा, धर्म और लिपि को संरक्षित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, बढ़ा सकता है, शिक्षण संस्थान खोल सकता है, पढ़ा सकता है। ध्यान रखना, सबके लिए है। हाँ, 30 में जरूर अल्पसंख्यकों का स्पेशलाइजेशन है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पे 6 लोगों को, सामान्य लोग तो वैसे भी अपने आप शिक्षण संस्थाएं खोल रखे हैं, इसलिए इन्हें अलग से सुविधा दी गई कि भैया आप लोग भी खोल खाल लो, ताकि आपके भी बच्चे पढ़ लिख लें और आप अपने अनुसार भी शिक्षा दीक्षा दे लो। इसलिए यहाँ कोई गैर बराबरी का काम नहीं, इन्हें भी उस मुख्य धारा में लाने का एक प्रयास किया गया, स्कूल खोलने का और उसके प्रबंधन करने का, लेकिन राज्य सरकार और देश हित के नियमों के तहत ही करना पड़ेगा। ये कोई भी जान ले, सब जान ले, राज्य से, यानी जो सरकारें हैं, जो रूल्स हैं, वो सबके लिए समान है। कोई भी देश से ऊपर नहीं, कोई संविधान से ऊपर नहीं, सबको संविधान के दायरे में रह करके शिक्षा, संस्कृति, चाहे वो धार्मिक हो, समझिए बात को, इन सब को करने का जो अधिकार दिया गया, इसीलिए इस अधिकार का नाम दिया गया शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 और 29 में 21 और 22, 29(1), 29(2) और आर्टिकल 30 में आर्टिकल 31 और आर्टिकल 32 हमने विस्तार से आपको बताया। इसका मूल उद्देश्य है भारत के समस्त नागरिकों के शिक्षा और संस्कृति को बचाना, बढ़ाना, प्रचार प्रसार करना। आंदोलन भी कर सकता है, चुनाव में भी कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप अपनी धार्मिक संस्कृति और शिक्षा को बचाने के लिए आज चुनाव में वादे भी कर सकते हैं, आंदोलन भी कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हमारे मौलिक अधिकारों में से एक है, ये भारत के प्रत्येक वर्ग के लिए है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। इस बात को आप जरूर नोटिस कर गए होंगे अब तक के हमारे लेक्चर में। तो अब इसके 1-2 मुख्य बिंदुओं पे बात करते हैं। बस इसका जो महत्व है, विविधता का संरक्षण, अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना, समान अवसर, संस्कृति से जुड़े रहने के साथ आधुनिकीकरण। सबसे पहला इसका उद्देश्य है विविधता का संरक्षण। हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, तमाम धर्मों के मानने वाले लोग हैं, तमाम भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं,
कहने का मतलब भारत की जो विविधता है, उस विविधता की जो एकता है, उसको बनाए रखने के लिए ये अधिकार दिया गया। दूसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जो संख्या में कम है भाषाई आधार पे, धार्मिक आधार पे, उन्हें इस बात की असुरक्षा ना महसूस हो कि यार हम लोग तो बहुत कम हैं, ज़्यादा वालों की सुनी जाती है, सरकारें भी केवल बहुसंख्यकों को ध्यान देती है, तो उनके अंदर एक असुरक्षा की भावना न हो, उनके अंदर भी इस देश में अपने आप को अलग थलग महसूस ना करें, क्योंकि सभी इसी देश के नागरिक हैं, तो उनके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा ना हो, इसलिए राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करता है, सभी को, कमज़ोर वर्गों को भी, अल्पसंख्यक वर्गों को भी और बहुसंख्यक वर्गों को भी। यानी कुल मिला के ये जो गुलदस्ता है इसको बनाए रखने के लिए ये पहल की गई। तीसरी जो सबसे बात महत्वपूर्ण है उसमें ये है समान अवसर संस्कृति से जुड़े रहने के साथ आधुनिकीकरण शिक्षा। यानी ये जो मौलिक अधिकार आपका है शिक्षा एवं संस्कृति का, ये इस बात पे भी जोर देता है कि सभी को समान अवसर दीजिए अपनी शिक्षा, संस्कृति और पुरानी धरोहरों के विरासतों के साथ जुड़े रहते हुए मॉडर्न एजुकेशन प्राप्त करें। इसके लिए आप देखें बड़े बड़े मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज माइनॉरिटीज़ के हैं, जहाँ सारे पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं, मॉडर्न एजुकेशन दी जाती है, आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, और उसके साथ साथ इन्हें ये छूट दे दी गई कि भैया तू अपने धर्म और शिक्षा और संस्कृति लिपि को भी बचा सकते हो अपने बच्चों को पढ़ा के। तो इसका जो मूल उद्देश्य था, जो हमने पहले 3 लाइनों में देखा, इसका जो मूल उद्देश्य था वो पाक, साफ और पवित्र था। संविधान निर्माताओं ने बड़ा सोच समझ के इसे मौलिक अधिकार में शामिल किया। इसमें अल्पसंख्यक और इन शब्दों की जो बात है, इसे किसी जाति विशेष से, किसी धर्म विशेष से काउंट करके मत देखना। ये कम संख्या के, चाहे वो धार्मिक आधार हो चाहे भाषाई आधार हो। फिर 29(1) में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये भारत के प्रत्येक नागरिक वर्ग के लिए है, समझ लीजिए। तो इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन मौलिक अधिकार है जिससे हमारी विरासत बची रहे। जैसे कहते हैं ना, अपनी जड़ों से जुड़े रहो, कुछ भी करो अपनी संस्कृति से जुड़े रहो, अपने संस्कारों से जुड़े रहो। संस्कृति हमें संस्कार देती है, समझिए बात को। धर्म जो होता है वो हमें धारण करने योग्य बातें सिखाता है। धर्म का मतलब होता है जीवन में धारण करने लायक जो बातें हैं वो हमें धर्म सिखाता है। प्रत्येक धर्म मानव कल्याण के लिए यही सिखाता है, जो चीज़ें धारण करने हो वो वही धर्म होता है। धर्म का मतलब धारण करने योग्य जो बातें हों वो धर्म सिखाता है। संस्कृति, हमारी संस्कृति जो है वो हमें संस्कार देती है। इन सब चीज़ों को बचा के रखेंगे तो आधुनिकता के साथ साथ दुनिया की एक बराबरी में भी आएंगे और अपनी धार्मिक शिक्षा और संस्कृति को बचाए रखेंगे। तो हमारी भारत की जो परंपराएं गौरवशाली, गौरवमयी जो परंपराएं रही हैं उनको भी हम धारण किए, मतलब अपनी मिट्टी से भी जुड़े रहेंगे। और आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हम अपने आप को दुनिया की बराबरी पे भी ला सकते हैं। ये इसका मूल उद्देश्य था। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन हमारी एक एक बात पर आप ध्यान देंगे तो जितनी बातें हमने बताई हैं वो चाहे किसी प्रतियोगी परीक्षा में हो, चाहे नॉलेज के दृष्टिकोण से हो, चाहे आपको स्पीच देने का मन अगर कभी करे इस मौलिक अधिकार पे, तो अगर इस पूरी बात को, लेक्चर को 1 बार 2 बार 3 बार अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपको नॉलेज भी आएगा और इसमें कोई शायद ही कोई बात छूट पाई हो और इसकी इस अधिकार, इस मौलिक अधिकार की खूबसूरती भी हमने क्लियर कर दी है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और एक बार में न समझ में आए दोबारा सुनिए, देखिए बहुत मज़ा आएगा। और तीसरी बात, अगर फेसबुक पे हैं तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और फॉलो भी कीजिए।